सेवंथ टेस्ट के MCQs आपने आई होप के मार्क कर लिए होंगे, अब इनके करेक्शन कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपसे पूछा गया था, ड्यूरिंग विंटर अ मेटाबॉलिक डिप्रेशन एंड इनएक्टिविटी यूजुअली अकर। ओके, विंटर के सीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपने बहुत सी एग्जाम्पल इसकी बुक में पढ़ी थी कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो विंटर में इस एक्टिविटी के प्रोसेस को आपने पढ़ा था टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए करते हैं, बिकॉज विंटर में टेम्परेचर बाहर बहुत कम होता है, तो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये अपनी एक्टिविटीज़ बाहर आउटडोर कम कर देते हैं। और कम क्यों करते हैं? सो डैट इनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ओके, सो इसकी बहुत सी एग्जांपल आपने कोर्स में पढ़ी थी। अभी हाइबरनेशन आपने पढ़ा था, इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब विंटर के सीजन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटडोर एक्टिविटीज़ को कैंसिल कर देता है और रेस्ट को प्रेफर करता है। ये जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल एक बैट की आपने पढ़ी थी, ठीक है। सो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रही हैं या फिजिकली कोई भी, उसे वो विंटर के अंदर स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है, सो डैट वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के लो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करवा सके। इस प्रोसेस को जो कि विंटर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उससे लो करवाया था, इसे आप हाइबरनेशन कहते हैं। एंड हाइबरनेशन इज गिवन इन योर फर्स्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Okay, question number 2, if the members of different species compete for resources, the phenomena are called as। ओके, जब भी आप डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स की बात करते हो तो इसे आप इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, जब आप दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हो कि वो अपनी फूड किस तरह से लेते हैं, तो वो इंटर स्पेसिफिक हैं। और अगर आप सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक मीन्स के दो डिफरेंट स्पीशीज, और इंट्रा मीन्स के सेम स्पीशीज के मेंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हो। और स्टेटमेंट में आपको डिफरेंट स्पीशीज का पूछा गया, सो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे? इंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इज फॉर स्पीशीज एंड इंटर इज बिटवीन स्पीशीज। इंट्रा मीन्स के स्पीशीज के अंदर रहते हुए आपने इसको स्टडी किया। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ए। Okay, question number 3, identical species which are residing in the same geographical area and interbreed is known as। Okay, जब भी आप किसी भी species के member को, आप जब population की definition लिखते हो तो आप कहते हो कि members या group of living organism of same species which belongs to same habitat। Okay, species भी same होनी चाहिए एंड हैबिटेट भी सेम होना चाहिए। अब आपको स्टेटमेंट के अंदर स्पीशीज़ का सेम बताया हुआ है, लेकिन हैबिटेट स्पीशीज़ का भी सेम बताया हुआ है और हैबिटेट का भी सेम बताया हुआ है, तो इट मीन्स कि किसकी बात हो रही है? आपने ऑप्शंस में से देखना है। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर आप दोनों लिखते हो कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विच बिलोंग्स टू सेम हैबिटेट। सो करेक्ट ऑप्शन फिर पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इज गिवन इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द नॉन लिविंग कंटेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आपको पता है कि जितने भी नॉन लिविंग मैटर है एनवायरनमेंट में, उसे आप एबायोटिक कहते हो और लिविंग को आप बायोटिक कहते हो। ठीक है, सो यहाँ पे नॉन लिविंग पूछा गया है तो आप एबायोटिक बोलेंगे एंड एबायोटिक इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 5, the animal deposits egg and developmental stages on other animals are termed as। Okay, दो टर्म्स आपको दी हुई हैं, और जब भी किसी एग के अंदर स्पेशली कोई भी एनिमल जाके डिपॉजिट कर रहा है और उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी डेथ काज करवा रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म्स क्लास में वैसे हमने बात की हुई है, मैं इसे रिकॉल कर देती हूँ। पैरासाइट and parasitoids।
ओके, पैरासाइट आपको पता है कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड एंड सर्वाइवल के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये होस्ट के ऊपर। ओके, ये जो पैरासाइट था ये दो टाइप्स के आपने पढ़ा था कि ये होस्ट के लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। ठीक है, बेनिफिशियल मीन्स कि कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं, जिस तरह से बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है, डाइजेशन करवा रहा होता है, वो बेनिफिशियल है। और हार्मफुल कौन से हैं? जो हमें डिजीज़ काज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेथ काज नहीं करवाते। बहुत से पैरासाइट्स जो हैं वो डिजीज़ काज करवा सकते हैं, लेकिन वो डेथ काज नहीं करवाते। ओके, सो पैरासाइट्स जो है ये बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। पैरासिटॉइड्स एंड पैरासाइट में क्या डिफरेंस है? पैरासिटॉइड्स बेटे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे फूड और सर्वाइवल के लिए। अगर ये इसीलिए डिपेंड कर रहा है होस्ट के ऊपर, तो फिर पैरासाइट में और पैरासिटॉइड्स में डिफरेंस क्या है? पैरासाइट में आपने पढ़ा कि पैरासाइट बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। पैरासिटॉइड्स बेटे जब भी किसी होस्ट के ऊपर जाएंगे, उसकी किसी भी एग में जाके डिपॉजिट करेंगे या किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज को, जब डेवलप हो रहा है बेबी, जब उसके होस्ट को डेवलपमेंटल स्टेज, ओके, तो जब ये ऐसे होस्ट चूज करता है जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, अभी ये डेवलपमेंट हो रही है, तो जब ये पैरासाइट इस होस्ट की इस स्टेज के अंदर जाके रहेगा तो वो ऑलवेज उसकी डेथ काज करवाएगा। सो पैरासिटॉइड्स किसी भी होस्ट की ऐसी स्टेज पे उस पर अटैक करेंगे जहाँ पे वो उसकी डेथ काज करवा दें। और पैरासाइट्स जो हैं वो फूड और सर्वाइवल के लिए होस्ट पे तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसकी डेथ काज नहीं करवाते, वो उसके लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। पैरासिटॉइड्स ये भी होस्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये होस्ट पे उस वक्त अटैक करते हैं जब वो उसकी डेथ काज करवा सकते हैं, बिकॉज होस्ट तब बहुत वीक होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए। पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड्स क्लास में बात हो चुकी है, लेकिन इसे आपने याद भी रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड ईटिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, स्पेशली यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, उसको काट के अपने टूथ के साथ टीयर करके, स्पेशली हम यहाँ पे किसी भी प्रीडेटर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से लायन है या चीता है, वो अपने प्रे को टीयर करके खाता है अपने टीथ को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने फूड के लिए किसी और एनिमल पे ही डिपेंड कर रहा है, स्पेशली जब उसे काट के टीयर करके खाता है, तो ये प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है, और जो खा रहा होता है उसे आप कहते हो कि ये प्रीडेटर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज ए। Okay, question number 7, the type of symbiosis in which host and parasite relationship is built up. Symbiosis, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कोमेंसलिज्म, सब में से जो सबसे क्लोज ऑप्शन है कि होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है वो आप किस ब्रांच के अंदर या किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं? पैरासिटिज्म में, पैरासिटिज्म। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ability of an animal to hide from predator due to its color pattern is known as. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बाहर वाले जो स्किन का कलर है या फर का कलर है उसे चेंज कर लेता है। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था क्लास में, तो तब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आर्कटिक फॉक्स की। मैं वही एग्जांपल दे देती हूँ सो डैट आपको रिकॉल हो जाए। ओके, आर्कटिक फॉक्स में मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपको कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो विंटर में जिस हैबिटेट के अंदर ये रह रही होती है वो सारा हैबिटेट स्नो से कवर हुआ होता है, और स्नो आपको पता है वाइट कलर की होती है।
ओके, इन विंटर ये फॉक्स क्या करती है कि बाहर वाला जो इसके हेयर का जो लेयर होती है, उस हेयर को, पुराने वाले हेयर्स को, चाहे वो ब्राउन थे, ब्लैक थे, जिस भी कलर के थे, उसे वो शेड ऑफ कर देती है। और शेड ऑफ करने के बाद विंटर में वो उन हेयर को रिप्लेस करवाती है वाइट कलर के हेयर के साथ। ओके, सो आर्कटिक फॉक्स वाइट हेयर के साथ रिप्लेस करवाती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी एक हैबिटेट नीचे, फॉर एग्जांपल ये स्नो है, स्नो भी वाइट है, ऊपर वाइट कलर की फॉक्स बैठी हुई है, ठीक है, तो कोई भी प्रीडेटर जब दूर से आ रहा होगा तो वाइट स्नो के ऊपर वाइट फॉक्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसे डिफ़िकल्टी होगी। उसे ये जज करना कि यहाँ पे फॉक्स बैठी है, मेरा प्रे यहाँ पे बैठा है, वो जज करने में थोड़ा सा टाइम लेगा या बिल्कुल ही जज नहीं कर पाएगा। अगर ये फॉक्स वाइट कलर के ऊपर किसी और कलर की होती तो प्रीडेटर उसे दूर से ही देख लेता और फ़ौरन से उसे कैप्चर करने के बाद उसे खा जाता। सो यहाँ पे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो अपने कलर चेंज क्यों करते हैं? हैबिटेट के अकॉर्डिंग, खुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए। और इस प्रोसेस को आप कैमोफ्लेज कहते हो। एंड कैमोफ्लेज इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन 8। Okay, question number 9. In a relationship when both organisms are equally benefited, the relationship is said to be. Okay, ये सारे रिलेशनशिप आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई हैं क्लास में, लेकिन मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जब दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे आप क्या कहते हो और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिस रिलेशनशिप की बात की गई थी कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं और दोनों इक्वली एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हमने क्लास में बात की थी। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ माइकोराइजा की। माइकोराइजा की बॉडी के अंदर दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं। फर्स्ट वन प्लांट्स एंड सेकंड फंजाई। ओके, इसकी एग्जांपल मैंने आपको जो क्लास में बताई थी। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट की बॉडी है, ये उसका स्टेम, ये पर उसके लीव्स, ये सॉइल और नीचे ये प्लांट की रूट्स। ओके, फंजाई जो है ये इसकी रूट्स के पास इस तरह से प्रेजेंट होती है और इसकी फंजाई की जो रूट्स होती हैं बहुत डीप पेनिट्रेट करती हैं सॉइल के अंदर। ओके, अब ये जो फंजाई की रूट्स हैं डीप पेनिट्रेट कर रही हैं, इट मीन्स कि ये सॉइल के दूर दूर के एरिया से न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करके लेके आ रही हैं और प्लांट्स को दे रही हैं अपनी फूड को सिंथेसाइज करवाने के लिए। सो फंजाई क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। एब्जॉर्ब किस चीज़ को? न्यूट्रिएंट्स को, बिकॉज इसकी रूट्स जो हैं वो डीप पेनिट्रेट करती हैं और डीप पेनिट्रेशन की वजह से वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स को दे रही हैं। ये प्लांट्स के लिए बेनिफिट है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब फंजाई बेनिफिट क्या लेगी इसके रिटर्न में प्लांट से? कि जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रोफ होते हैं, इनके लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज होती है जब वो फ्लोएम के थ्रू इसके रूट्स के पास आएगी तो वो रूट्स जो फूड के थ्रू फ्लोएम वेसल्स के थ्रू जो फूड रूट्स के अंदर आई है वो फंजाई को भी मिल जाएगी। सो जो फंजाई है ये प्लांट से फूड ले रही है और खुद क्या फ़ायदा दे रही है उसे? कि ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है। सो ये एक माइकोराइजा एक एग्जांपल हमने इसके रिलेशनशिप की पढ़ी है कि दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आप कहते हो कि ये सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस की अगर आप स्पेशलाइज कर दो यहाँ पे जब म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप इसे म्यूचुअलिज्म कह देते हैं, ठीक है। सो सिम्बायोसिस की ही फर्दर टाइप है, जब ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होंगे तो इसे आप कह देते हैं ये म्यूचुअलिज्म है। एंड म्यूचुअलिज्म इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। Okay, question number 10. A symbiosis relationship in which one organism neither getting benefit nor harm, but one is benefited is known as.
ओके, यहाँ पे आपने दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े जो एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे आपने म्यूचुअलिज्म कह दिया। अब इस वाले रिलेशनशिप के अंदर वो क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ले रहा है और एक जो है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, ना उसे फ़ायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। ओके, इस प्रोसेस को पहले आप क्या कहोगे? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से एक शार्क फिश है एंड सेकंड एक स्मॉलर साइज की जो फिश होती है रेमोरास। ओके, जब भी शार्क कोई भी फूड को ईट करती है तो बड़े बड़े बाइट्स लेती है, बड़ी बड़ी जो फिशेस हैं, बड़े जो साइज़ की फूड है उसे अंदर लेके जाती है। तो बड़े साइज़ की फूड लेने की वजह से बहुत स्मॉलर जो पीसेस हैं वो उसके माउथ से, फॉर एग्जांपल ये उसका माउथ है, तो जब वो बड़े साइज़ की फूड लेगी तो स्मॉलर पीसेस इस तरह से साइड पे होते हुए उससे बॉडी से बाहर आ जाते हैं, माउथ से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज वो बड़े साइड्स को प्रेफर कर रही होती है। तो जब वो च्यू करती है तो कुछ स्मॉलर पीसेस जो हैं वो साइडों से निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये जो फूड शार्क की बाइट लेते हुए स्मॉलर पीसेस जो उसके माउथ के एजेस से बाहर निकल रहे होते हैं, ये वाले जो फूड पार्टिकल्स हैं ये शार्क यूज नहीं कर रही है, ये अब इसके लिए यूजलेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी फिश इसके साथ इस तरह से अटैच होकर स्विम करती रहती है। ये छोटी फिशेस कॉल्ड रेमोरास। ये रेमोरास, ये जो छोटे पीसेस यहाँ से निकल रहे होते हैं, इन्हें एनगल्फ कर लेती है और इन्हें यूज करती है एज अ फूड। सो ये जो स्मॉलर पीसेस शार्क एज अ फूड नहीं यूज़ करी, इससे रेमोरास एज अ फूड यूज़ करेगी। ये स्मॉलर पीसेस में से अगर आप एग्जांपल लो तो यहाँ पे ये रेमोरास शार्क से बेनिफिट ले रही है। बेनिफिट क्या ले रही है कि वो फूड जो उसकी बची हुई फूड है, वो रेमोरास जो छोटी फिश है वो शार्क की बची हुई फूड के ऊपर फीड कर रही है। वाइल इसमें शार्क को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि ये रेमोरास इसके साथ रहे या ना रहे, बिकॉज ये अपनी फूड बड़े साइज़ की लेती रहेगी। स्मॉलर पीसेस कौन कंज्यूम कर रहा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो शार्क जो है ये अनअफेक्टेड है एंड रेमोरास बेनिफिट ले रही है, उसके बचे हुए जो बाइट्स हैं वो खा रही है। सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा होता है और एक अनअफेक्टेड होता है, कोई फ़ायदा या नुकसान उसको नहीं हो रहा होता, उसे आप कहते हो कि ये कमेंसलिज्म है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में कमेंसलिज्म इज गिवन इन ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द मेटाबॉलिक रेट एंड डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर decreases the physiological activity of an organism, the process is known as। क्वेश्चन नंबर 11 उसमें पूछा गया है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो करवा दिया जाता है और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, वो भी कम करवा दी जाती हैं। इन सारे गिवन ऑप्शंस में से जस्ट एक ही से रिलेट कर रहे हैं एंड जो रिलेट कर रहा है वो है टोरपोर। टोरपोर इज गिवन इन ऑप्शन डी। ओके, अब टोरपोर एंड हाइबरनेशन दोनों के अंदर ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकली खुद को इनएक्टिव करवा रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो अगर हाइबरनेशन भी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, और इसके अलावा टोरपोर भी इनएक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइबरनेशन किसी भी विंटर के सीज़न में थ्रू आउट द विंटर का सीज़न उनका चलता है, वो जो रेस्ट है, वो जो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो वो टेम्परेचर से बचने के लिए कर रहे होते हैं वो सारा विंटर चलती हैं। वाइल टोरपोर के केस में बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए, और वो ब्रीफ पीरियड जब उन्हें ज़रूरत फील होती है कि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो जस्ट एक छोटे से पीरियड के लिए खुद को इनएक्टिव करवा लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं। सो फिर टोरपोर और हाइबरनेशन में डिफरेंस क्या है कि हाइबरनेशन थ्रू आउट द विंटर सीजन चलेगा और टोरपोर का बहुत कम ड्यूरेशन है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्फीयर लेवल तक लो हो जाता है तो तब ये खुद को इनएक्टिव करवा लेते हैं। ठीक है, सो कुछ बर्ड्स इसके अंदर आते हैं टोरपोर की एग्जाम्पल में, क्लास में हमने डिस्कशन की हुई है इसलिए डिटेल में हम नहीं जा रहे। क्वेश्चन नंबर 12, a group of animals that is feeding on plants by cropping them
ओके, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं उन्हें आप हर्बीवोर्स कहते हो। हर्बीवोर्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। कोई एग्जांपल अगर हम कोट करना चाहें तो जितनी भी हमारे कैटल्स हैं जिसमें बफेलो काओ आ जाती है या गोट आ जाते हैं, वो सारे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर मीन्स कि ये प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Okay, question number 13. In echinoderms, the cleavage are holoblastic. ओके, जितनी भी क्लीवेजेस आपने पढ़ी हैं वो स्पाइरल है या फिर वो रेडियल क्लीवेज है, वो सारी होलोब्लास्टिक हैं। अब होलोब्लास्टिक टर्म तब यूज़ की जाती है जब हम एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं। एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज एनर्जी हमारे पास पहले ही कम अवेलेबल होती है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो वो मीरोब्लास्टिक प्रोसीजर शो करता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक किस केस में शो करेगा? जब एनर्जी जो है वो लो है, और वो लो एनर्जी इट मीन्स कि फिर हमने कंज्यूम करनी है, कंजर्व करनी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन एनर्जी बजट होगा कि एनर्जी बजट के लिए या एनर्जी कंजर्व करने के लिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो की जाती है। अगर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी तो उसके केस में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की जाती है। So question number 13, correct option is A. Question number 14, when two or more species affects each other's evolution reciprocally, the process is known as, okay, दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो एक ही टाइम में या एक साथ एवोल्यूट हो रही हैं, एक साथ ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसे आप कहते हो ये को एवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन भी। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने क्लास में पढ़ी थी, जिस तरह से इंसेक्ट्स और प्लांट्स की अगर हम इंसेक्ट्स में जैसे बटरफ्लाई, ओके, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, अगर इन दोनों की एग्जांपल हम लें तो इंसेक्ट्स और प्लांट्स, इंसेक्ट्स जो हैं ये नेक्टर लेते हैं प्लांट से, और प्लांट्स के लिए बेनिफिट क्या है कि इंसेक्ट्स इनकी पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी एवोल्यूशन के लिए डिपेंड कर रहे हैं, और एवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करने की वजह से आप कहते हो कि ये एक साथ जो है नेचर में ओरिजिनेट हुए हैं। इट मीन्स कि इनका को एवोल्यूशन हुआ है। को एवोल्यूशन मीन्स कि ये एक साथ ओरिजिनेट हुए हैं। एंड करेक्ट ऑप्शन फिर 14 का बी होगा। Okay, question number 15. A species resembles one or more than one other species. It is known as. Okay, मिमिक्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मिमिक्री में बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ओके, ये इसमें से प्रीडेटर है एंड ये प्रे है। प्रीडेटर जो कि प्रे को ईट करता है। ओके, सो मिमिक्री के प्रोसेस में ये प्रे क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये जो प्रीडेटर है ये कैट से बिलोंग करता है, और ये जो प्रे है ये किसी भी और से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रैट ही ले लेते हैं। ओके, सो प्रीडेटर एंड प्रे, जब भी प्रीडेटर प्रे को ईट करना चाहता है तो ये प्रे खुद को किसी ऐसी शेप में या ऐसी अपीयरेंस में चेंज कर लेता है कि जो कि इसे प्रीडेटर की स्पीशीज से बिलोंग करवा देगी। सो प्रे इसके अंदर मिमिक्री किसकी करता है? प्रीडेटर स्पीशीज की। एंड प्रीडेटर स्पीशीज यहाँ पे हमने कैट के लिए हैं। ओके, अब अगर जब ये रैट खुद को किसी कैट से मिमिक कर लेगा, उसे रिजेंबल कर लेगा, तो ये कैट इस रैट को नहीं खाएगी बिकॉज वो यही कंसिडर करेगी कि उसी की स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं, तो अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स को नहीं खाएगी। सो मिमिक्री के अंदर कोई भी प्रे किसी प्रीडेटर से बचने के लिए उसके ही प्रीडेटर की ही स्पीशीज़ के किसी मेंबर से खुद को रिजेंबल करवा लेता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज mimicry, and mimicry is given is in option B. Okay, question number 16. The orientation of an animal in response to an abiotic factor. Okay,
दो तरह की आप लोगों ने मूवमेंट्स पढ़ी थी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। ओके, अब ये टैक्सिस ओरिएंटेशन ऑफ एन एनिमल की जो करेक्ट ऑप्शन है वो टैक्सिस होगा। फॉर एग्जांपल जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, उसकी तरफ मूव कर जाता है। तो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ओके, अब ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही होती है, ओरिएंटेशन के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, उससे आप टैक्सिस कहते हो। ये टैक्सिस फर्दर 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक एंड नेगेटिव फोटोटैक्टिक। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलाई की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे स्टिमुलाई आपका क्या था, सनलाइट, और मूवमेंट किसकी थी, क्लोरोफिल की। ओके, अब यहाँ पे जो लाइट की तरफ मूवमेंट होगी या किसी भी और स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट होगी, उससे आप बोलोगे ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है टूवर्ड्स स्टिमुलाई, ये पॉजिटिव है। और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई है तो ये नेगेटिव स्टिमुलाई है। ओके, सो ओरिएंटेशन या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट हो रही है उसे आप फिर टैक्सिस बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स फॉर ड्राई पीरियड। अभी तक आपने जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए उनमें आपने 2 इनएक्टिविटी पहले पढ़ी थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर से बचने के लिए खुद को इनएक्टिव करवा लेता है। जो पहले आपने पढ़ी उसमें से एक आपने हाइबरनेशन पढ़ी कि जो विंटर का लो टेम्परेचर है उस लो टेम्परेचर से बचने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को इनएक्टिव करवा लेगा। टोरपोर में भी खुद को इनएक्टिव करवाएगा, लेकिन वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को इनएक्टिव करवा रहा है लेकिन ड्राई पीरियड में, समर के सीज़न की बात हो रही है। तो जब समर के सीज़न में हाई टेम्परेचर से बचने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी शेडी प्लेस के नीचे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होगा या रेस्ट कर रहा होगा, तो इसे आप कहते हो कि ये एस्टिवेशन है। एंड एस्टिवेशन इज गिवन इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ओरिएंटेशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ओके, अब यहाँ पे जो टैक्सिस आपने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, अब ये टैक्सिस वेरी करता है। अब ये जो स्टिमुलाई है अगर केमिकल्स का होगा तो इससे आप बोलोगे कि ये कीमोटैक्टिक है, अगर लाइट का होगा तो ये फोटोटैक्टिक है। इसकी टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। तो लाइट के रिस्पॉन्स में फिर जो आपकी ओरिएंटेशन है वो फोटोटैक्सिस होगी और केमिकल्स के रिस्पॉन्स में कीमोटैक्सिस। सो यहाँ पे लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है वो 18 क्वेश्चन में फोटोटैक्सिस, ऑप्शन ए। पॉजिटिव टैक्सिस में आपको पहले बताया कि टूवर्ड्स स्टिमुलाई है, अगर लाइट का स्टिमुलाई है तो लाइट की तरफ मूव करेगा तो ये पॉजिटिव है, अगर लाइट से अवे मूव करेगा तो नेगेटिव है। अगर केमिकल स्टिमुलाई है तो केमिकल्स की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव है, अगर अवे मूव करेगा तो नेगेटिव है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट ऑप्शन फिर पॉजिटिव टैक्सिस टूवर्ड्स स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई कोई भी चेंज है वो लाइट का हो सकता है, वो केमिकल्स का हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 19 correct option is option A. Okay, question number 20 the energy left after existence and excretory function. Okay, total energy जो भी living organism as a food use करते हैं उस टोटल एनर्जी में से कुछ वो यूज कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में निकाल दिया जाता है। ओके, अब मेटाबॉलिज्म मेंटेन करवाने के बाद और एक्सक्रीशन के सिस्टम से वेस्ट निकालने के बाद जो एनर्जी बच जाती है उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उस एनर्जी को वो यूज़ करेगा अपने बेबीज़ की फूड को सर्च करने के लिए, ठीक है, या फिर मैटिंग के प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी को आप बोलोगे कि ये प्रोडक्टिव एनर्जी है। प्रोडक्टिव एनर्जी इज गिवन इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी।
Okay, in a survivorship curve, age is plotted on which axis? Survivorship curves आपने बेटे 3 टाइप्स की पढ़ी थी, वो कर्व्स ब्रीफ सी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये 3 टाइप्स की सर्वाइवरशिप्स कर्व बेटे आपने पढ़ी थी। इनमें से 3 आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व 1 आपने पढ़ी थी, ये 2 एंड दिस वन इज़ 3। इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने एज को ड्रॉ किया था और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया आपने। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट आपकी कर्व है वो क्या शो कर रही है कि यहाँ पे एज जो है वो अभी कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 इयर्स हैं, 10 इयर्स का कोई भी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हो, 15, 20, 25 और 30। ओके, सो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे तीनों की आपको एज बताई हुई है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो स्मॉलर नंबर के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं 30 तक, यहाँ पे ये नंबर जो है वो मेंटेन रह रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनका नंबर स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50। ओके, सो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर आपने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट वाली कर्व है वो क्या शो करती है कि यहाँ पे जो बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको केयर ज़्यादा मिलती है और उनके बचने के चांसेस, सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ आते हैं उनका नंबर जो है वो कम होता जाता है। ओके, सो लास्ट वाली कर्व आपको क्या शो कर रही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज़्यादा है, इस एज में नंबर उतना ही है, लेकिन इनकी डेथ बहुत ज़्यादा हुई है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एकदम से फॉल कर रहे हैं और फॉल करने के बाद जब ये थोड़ा सा खुद को मैच्योर कर लेते हैं तो फिर इनका जो नंबर है वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि ये फर्स्ट कर्व है, इनके बेबीज या जो अर्ली एज है वहाँ पे सर्वाइवर ज़्यादा है और ओल्ड एज में सर्वाइवर के चांसेस कम होते हैं। वाइल जो लास्ट है यहाँ पे अर्ली एज में सर्वाइव करने के चांसेस कम हैं और ओल्ड एज में ज़्यादा है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ी थी। अब आपके लास्ट वाले एमसीक्यू इसी सर्वाइवरशिप कर्व पे बेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे ये पूछा गया है, इन सर्वाइवरशिप कर्व एज इज प्लॉटेड ऑन विच एक्सिस? किस एक्सिस पे प्लॉट किया आपने? एक्स एक्सिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 इज कन्वेक्स और कनकेव। ओके, शेप देके बताएं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरह की बॉडी है तो ये इसकी साइड कन्वेक्स होती है और ये साइड इसकी कनकेव होती है। तो सर्वाइवरशिप कर्व 1 जो है आपकी फिर कन्वेक्स होगी या कनकेव होगी? शेप से ही आपको पता चल रहा है कि ये कन्वेक्स है, बाहर की तरफ निकली है, और ये जो है ये कनकेव है, ये डीप है। ठीक है, आपने अपर वाली साइड से देखना, ये बाहर की तरफ निकली हुई है और ये डीप है, तो ये आपकी कनकेव है। सो 3 वाली कनकेव है, ये डायगोनल है एंड ये कन्वेक्स है। सो क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी मीन्स के जो अर्ली एज की डेथ है वो ज़्यादा होती है और लो मोर्टेलिटी इन अडल्टहुड, के वो जब अडल्ट हो जाते हैं तो उनकी डेथ की जो रेशो है वो कम हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी कि अर्ली एज में बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, एकदम से ग्राफ फॉल की है और फिर उसके बाद इनकी ओल्ड एज में वो नंबर कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो उन्होंने बताया हुआ है कि हाई डेथ रेट अर्ली एज में और लास्ट एज में कम, ये कहाँ पे देखा जाता है? सर्वाइवरशिप कर्व 3 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमंस आर फाउंड इन विच कर्व? ह्यूमंस जो है बेटे वो फर्स्ट कर्व के अंदर होते हैं और फर्स्ट कर्व में क्यों होंगे? बिकॉज जितने भी ह्यूमंस के बेबीज होते हैं उन्हें अर्ली एज में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। बिकॉज बेबीज हर एक बेबी के पेरेंट्स होते हैं, तो जिस तरह से एनिमल्स के पेरेंट्स नहीं होते, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तो ये वाले जो बेबीज हैं इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी पेरेंट्स से, तो इनके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाली कर्व में फिर ह्यूमंस आएंगे बिकॉज जो हमारे बेबीज हैं वो ज़्यादा
सर्वाइव कर देते हैं और जैसे ही ओल्ड एज स्टार्ट होती है वो ओल्ड एज में उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सर्वाइवरशिप का 1 एंड 1 इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, the growth in which population reaches a carrying capacity and does not increase further। ओके, एक एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक स्पेस है, हैबिटेट है, यहाँ पे रहने की जो स्पेस है वो 50 है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर यहाँ पे 60 आप कर दोगे या 70 कर दोगे तो बिकॉज यहाँ पे रहने का नंबर या कैपेसिटी ही 50 था तो इसके इंक्रीज करने से ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज कंजेशन की वजह से या कंजेस्टेड प्लेस की वजह से वहाँ पे डेथ होना शुरू हो जाएगी और नंबर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? क्वेश्चन बी, कि जिसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी मीन्स के जितनी किसी हैबिटेट को कैरी करने की कैपेसिटी है वो फुलफिल होने के बाद फर्दर वहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती, उसे आप लॉजिस्टिक कहते हो, और अगर ग्रोथ इंक्रीज होगी तो उसे आप एक्सपोनेंशियल कहते हो। ये दो तरह की ग्रोथ आपने लेक्चर में पढ़ी थी। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, आपका टेस्ट नंबर 7 था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।